हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 4 द्विमीय गति के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। ठीक है, अब मैं आप लोगों को प्रक्षेप्य गति क्या है उसको सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रक्षेप्य गति में जो प्रक्षेप्य होता है, ये प्रक्षेप्य वर्ड होता भी क्या है उसको भी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर जाके बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रक्षेप्य शब्द भी बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं प्रक्षेप्य गति। सबसे पहला टॉपिक डालना प्रक्षेप्य गति इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो एक कहानी है छोटी सी। देखो मान लो हम लोग क्या है, पृथ्वी तल पर है। हम लोग क्या है, पृथ्वी तल पर है। इस प्रकार से हम लोग क्या है, पृथ्वी तल पर है। और पृथ्वी तल से मैंने क्या किया, किसी वस्तु को क्या किया, मान ले कोई वस्तु है जिसको मैंने क्या किया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पृथ्वी तल से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं। एकदम सीधा नहीं फेंकना है आपको, ऐसा नहीं फेंकना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा मोड़ते हुए फेंकना है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो वस्तु है ये स्वतंत्रता पूर्वक उड़ती हुई क्या होती है, इस पृथ्वी तल के दूसरे बिंदु पर जाकर के इस प्रकार से क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी तल पर ही क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो इस वस्तु की जो गति होती है इसे ही हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और इस वस्तु को, जिस वस्तु को आपने फेंका, जो कि इस प्रकार से गति करते हुए पृथ्वी तल के दूसरे स्थान पर जाके गिर गए, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य बोलते हैं। उस वस्तु का नाम प्रक्षेप्य है और उसकी गति का जो नाम है वो प्रक्षेप्य गति होती है। तो मैं आपको प्रक्षेप्य गति क्या होता है उसको समझा दिया हूँ। कुछ इस प्रकार का संरचना बनती है। ठीक है, ये डायग्राम आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और इसी प्रकार से पृथ्वी तल से किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो ये प्रक्षेप्य का जो पथ होता है, रास्ता, ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसका आपको समीकरण निकालना रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो पहला कंडीशन ये है कि हम जो वस्तु को है ना नीचे से ऊपर की ओर ऐसे इस प्रकार से फेंक रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी अगर ऊपर से है वस्तु को इस प्रकार से क्या करें, नीचे की ओर भी फेंक सकते हैं। तो ये भी जो है ना प्रक्षेप्य गति ही है और इस वस्तु को प्रक्षेप्य ही कहोगे। तो दूसरी स्थिति को मैं बाद में लूंगा, पहले हम लोग लेते हैं, पहली स्थिति ये लेते हैं कि हम जब वस्तु को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अन्य दिशा में फेंकते हैं तो उस प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण क्या होता है उसे देखने वाले हैं। फिर ऊपर से नीचे फेंकेंगे वो वाला भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाला भी हटा रहा हूं मैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जब वस्तु को मैं कंडीशन लिखता हूं। यहाँ पे कंडीशन है, स्थिति है, स्थिति फर्स्ट ये है, जब वस्तु या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य बोलते हैं। जब प्रक्षेप्य वस्तु को पृथ्वी तल से हम लोग क्या करने वाले हैं, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्षैतिज से मतलब पृथ्वी तल से ठीक है, पृथ्वी तल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज तल भी बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज पृथ्वी तल से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाए। थीटा कोण मतलब किसी अन्य दिशा में फेंकना है तो थीटा कोण तो बनाना ही पड़ेगा, बनाते हुए फेंका जाए। ठीक है, ये अपना कंडीशन है। इतना बड़ा कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं करना है अपने को। मैं जो बोला हूँ उसके हिसाब से डायग्राम बनाता हूँ और फिर हम लोग प्रक्षेप्य गति का क्या करेंगे, प्रक्षेप्य गति में उस प्रक्षेप्य का पथ का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, समीकरण निकालने वाले। ये अपना पूरा कंडीशन था। ठीक है, और चलिए हम लोग जैसा बोला है वैसे हम लोग चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको चित्र बनाने हैं। चित्र बहुत ही काम का होता है, फिर चित्र को देख के हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 अक्ष बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा चित्र को बड़ा बनाइएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये एक्स अक्ष है, ये वाला क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष को आप पृथ्वी तल वाला मान लेना, पृथ्वी तल हिस्सा, पृथ्वी तल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको क्षैतिज दिशा भी बोल सकते हैं, क्षैतिज दिशा। और इसको बोल सकते हैं हम ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु पर अभी कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, इस वस्तु को क्या करते हैं हम लोग यू वेग से, ठीक है, प्रारंभिक वेग यू वेग से क्या करते हैं कि इस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, देखना ऐसे फेंकना है। ठीक है, क्षैतिज से कुछ थीटा कोण बनाते हुए, देखो क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से क्या करते हैं, एक प्रक्षेप्य एक वस्तु को क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से वस्तु जो है वो गति करते करते क्या हो जाती है, पृथ्वी तल के दूसरे बिंदु पर या फिर दूसरे स्थान पर जाकर के गिर जाती है। ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना रहता है। ठीक है, यहाँ से फेंके हैं, याद रखना। ठीक है, अब चूंकि u जो है
यू जो कि एक सदिश राशि होती है और ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहे हैं, एक शख्स के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इसके दो घटक हो जाएंगे। एक तो बोला जाएगा इस दिशा में इसका क्षैतिज घटक, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ क्षैतिज घटक आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा क्षैतिज घटक, ठीक है। और एक हम लोग देखेंगे इस दिशा में, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक। अब मैं उसका नाम बता रहा हूँ। क्षैतिज घटक को आप लिख सकते हैं यू का क्षैतिज घटक के लिए यू एक्स ले सकते हो, यहाँ पे लिख करके मैं यहाँ पे ले देता हूँ यू एक्स बराबर, चूंकि एक शख्स के साथ थीटा को बना रही है इसलिए इधर बनता है यू कॉस थीटा, ऐसा लिखना है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए आप दे सकते हो यू वाई दे दो, और इधर जो बनेगा उसके लिए आपको यू साइन थीटा लिखना रहेगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, दो घटकों में विभाजित करते हैं, फिर इसका क्या हो जाता है, रोल जो है वो खत्म हो जाता है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। इसको अब नहीं लेते, अब इसको ध्यान मत देना। और ये दो घटकों में, दो समकोणी घटकों में क्या हो गई है, विभाजित हो गई है, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज दिशा में क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, थीटा जिधर बनता है उधर कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि वो जो वस्तु है वो किसी क्षण किसी समय पर इस बिंदु पर थी, तो यहाँ पे मैं निर्देशांक लिखने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु से, जिसको ओ मान लेता हूँ, इससे हम लोग यहाँ पे x अक्ष से मान लो x दूरी है इस बी बिंदु की, तो यहाँ पे हम लोगों को निर्देशांक जब देखते हैं तो सबसे पहले x को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग y अक्ष से जब दूरी देखेंगे इसकी यहाँ से, तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, तो यहाँ पे निर्देशांक जो होगा y होगा, यानी x अक्ष से दूरी x पर x है, y अक्ष से दूरी बिंदु P की दूरी जो है वो क्या है, y है। बिंदु P पर वो वस्तु कुछ समय के लिए आई हुई थी, ठीक है। फिर ऐसे करके एक अंतिम बिंदु आती है, फिर अंतिम बिंदु के बाद वस्तु जो है इस प्रकार से जाती जाती क्या होती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब वस्तु जो है सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जाती है तो उस स्थिति में जो ऊर्ध्वाधर वेग होता है, जो ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, यू आई है, वो 0 हो जाती है, ठीक है। और ये वाली जो हाइट दिख रही है ये आपकी अधिकतम ऊंचाई की होगी। आगे जाकर के हम अधिकतम ऊंचाई का भी व्यंजक ज्ञात करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए याद लो, ये डायग्राम बनता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, उससे पहले आप इसको थोड़ा सा वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैं बोल के बताता हूँ। तो माना कोई वस्तु या फिर प्रक्षेप्य क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, ठीक है। और वह वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करते हुए पृथ्वी तल के किसी अन्य बिंदु पर जाके गिर जाती है, ठीक है। अब इस प्रारंभिक वेग u के दो घटक में विभाजित हो जाता है, एक क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा x अक्ष की दिशा में, तथा ऊर्ध्वाधर घटक ui बराबर u sin थीटा y अक्ष की दिशा में, ऐसे करके बोलना है। माना किसी क्षण बिंदु P पर वो वस्तु पहुंच चुकी है, जिसमें जो x अक्ष पर x दूरी पर और y अक्ष पर y दूरी पर क्या है, स्थित रहती है, ठीक है। तो इसी कंडीशन में आपको क्या निकालना है, इस प्रक्षेप्य पथ का समीकरण निकालना है। तो हम चलो समीकरण निकालते हैं। अब मैंने थ्योरी बता दिया है, मैं समीकरण निकालने जा रहा हूँ। समीकरण कैसे निकालोगे, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर हटाने की कोशिश करता हूँ, तो ये वाला थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जगह चाहिए अपने को, इतने में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप, ठीक है, ये वाला कलर को दिखेगा नहीं, यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक्स अक्ष पे काम करना है। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है कि आपको सबसे पहले एक्स अक्ष पे काम करना है। एक्स अक्ष पे काम करना है, और एक्स अक्ष पे ये ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर त्वरण का मान क्या होगा। क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, तो एक्स अक्ष पे जो त्वरण लिया जाएगा, त्वरण ए, उसकी वैल्यू 0 ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष को वस्तु जो है गति नहीं कर रही है, ठीक है, पहली बात। और उसमें लगाना है आपको गति के द्वितीय समीकरण को लागू करना है, ठीक है। गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है भाई, तो हम लोग जानते हैं s बराबर, मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया था एक टाइम पे, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at², जहाँ पे s क्या है, चली गई दूरी है, u जो है प्रारंभिक वेग है, t जो है वो समय है, a जो है वो वस्तु का त्वरण है, ठीक है। चूंकि वस्तु का त्वरण यहाँ पे 0 है, अब मैं इस फार्मूले को चूंकि लगा रहा हूँ इसलिए ब्रैकेट में दे देता हूँ। तो x की जगह क्या लिखूंगा, x अक्ष पे बात करें तो दूरी क्या है, x है, तो x लिखेंगे हम लोग, बराबर u जो है प्रारंभिक वेग है, तो x अक्ष पे प्रारंभिक वेग क्या है अपना, u cos थीटा है, तो मैं u cos थीटा लिख देता हूँ, u cos थीटा। उसके बाद अपने को समय दिख रहा है तो t लिख दिया यहाँ पे इस प्रकार से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस हाफ
ए की वैल्यू चूंकि 0 हो चुकी है तो यहाँ पे गुणा मैं 0 लिख देता हूँ और टी का वर्ग अपने पास चला, तो ये वाला वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचता है, x बराबर यू कॉस थीटा गुणा टी बचता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, टी का मान निकालना है। टी का मान निकालोगे तो x की तरफ एक यू कॉस थीटा भाग हो जाएगा, तो टी का जो मान आएगा वो x के बटे में यू कॉस थीटा आने वाला है। ये आपका पहला काम था। ठीक है, इसको आपको देना है समीकरण 1। ये पहले स्टेप में आपको पहले ऐसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे स्टेप में ले जाने वाला हूँ। दूसरे स्टेप के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अगले पेज में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अगले पेज में मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, तो इस बार अगले पेज में आपको मैं स्टेप नंबर 2 के हिसाब से बताने चाह रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, एक बार आपको y अक्ष पे काम करना है। एक बार x अक्ष पे काम किया तो इधर y अक्ष में काम करना है, और y अक्ष में आपको फिर देखना है कि त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार वस्तु जो है ऊपर की ओर गति कर रही है। ठीक है, और ऊपर की ओर भाई गति कर रही है तो कुछ कुछ त्वरण होगा, लेकिन उसमें हम लोग ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर नीचे गति करती है, तो हम लोग वस्तु के लिए त्वरण की जगह हम लोग क्या लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को लेते हैं, रेखीय त्वरण को लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को लेते हैं। और चूंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के तल की तरफ काम करती है, पृथ्वी की नीचे की तरफ काम करती है, और आप वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण क्या लेना है, माइनस लेना है। तो यहाँ पे मैं त्वरण की जगह क्या लेने वाला हूँ, माइनस जी लेने वाला हूँ। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, गति के द्वितीय समीकरण को लागू कर देना है। गति के द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें रखने जा रहे हो तो बस रख दो, इसमें ये फार्मूला है, रख दो। इस जगह क्या रखोगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में बात कर रहे हैं, y अक्ष में बात कर रहे हैं, तो एक y अक्ष में क्या है, y दूरी है तो y लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, u यानी प्रारंभिक वेग क्या है भैया, y अक्ष में देखो u साइन थीटा आपने लिया था, तो मैं u साइन थीटा ले लेता हूँ। ये समय अपने पास t ही होती है प्लस हाफ, त्वरण की जगह आप क्या ले रहे हो, माइनस जी ले रहे हो, तो माइनस जी करके यहाँ पे माइनस जी लिख देते हैं, और समय अपने पास टी का वर्ग चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले जब इसको हल करोगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसको पहले हल करना, तो यू साइन थीटा गुणा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो ये अभी सॉल्व हो गया है। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे जो कि टी दिख रहा है अपने को, टी तो जगह टी दिख रहा है, इस टी का मान हम लोग यहाँ से जो निकाले थे, यहाँ से समीकरण 1 में उसका मान रखने पर ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से टी का मान रखने पर, तो इसमें रख दो टी का मान दो जगह पे रखने पर। टी का मान क्या था, एक बार देख लेते हैं, x बट्टी यू कॉस थीटा, याद हो गया। चलो ठीक है, तो y बराबर हम लोग क्या करने वाले हैं, u साइन थीटा ऑलरेडी था, t का वैल्यू है x बटे u कॉस थीटा, यही था अपने पास, माइनस हाफ g। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, t का वर्ग है, तो t का मान क्या है, x u कॉस थीटा और पूरे का हो जाएगा वर्ग, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसको हल करो, देखो u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, तो बच जाएगा x बचेगा ये वाला, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, माइनस हाफ जी चल रहा है ऊपर में, और ये वाला वर्ग को बांट दो तो x में ही बढ़ जाएगा, तो x का वर्ग बट्टी में क्या आएगा, u का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपके पास स्क्वायर को मैंने बांट दिया। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करके देखोगे तो x टेन थीटा हो गया अपने पास, माइनस देखो इसको गुणा करोगे तो जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आया अपने पास समीकरण, ये वाला, यही जो है वही बनने वाले प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, यही है आपके पास प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। अब ये जो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है, इसको अगर ध्यान से देखते हो तो ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, y बराबर 4y के बराबर 4ax स्क्वायर, यानी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। देखो y दिख रहा है, x स्क्वायर वाला कुछ टर्म दिख रहा है। अगर ऐसा दिखता है तो इसको हम लोग परवलय का समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय का समीकरण। तो आपको ये समझ में आता है यहाँ से कि ये जो समीकरण आया, अगर इसकी तुलना इसके साथ किया जाए प्रबलय के साथ, तो यह एक प्रबलय जैसा लग रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति में जो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो प्रबलय आकार का होता है। इस टाइप का डायग्राम दिखता है वो प्रबलय ही होता है, इस टाइप का जो डायग्राम दिखता है वो क्या होता है, प्रबलय होता है। अतः क्या बोल सकते हैं कि यह एक प्रबलयाकार आकृति होती है, प्रबलयाकार आकृति की होती है। ठीक है, प्रबलयाकार आकृति का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी प्रक्षेप्य गति में जब वस्तु को ऊपर से पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उस प्रक्षेप्य के पथ का जो समीकरण आता है वो ये आता है, और यह एक परवलयाकार आकृति को निरूपित करती है, जो कि एकदम सही है। इस प्रकार से आप व्यंजक बनाओगे तो हम लोगों ने देखा पूरा कहानी कि प्रक्षेप्य पथ कैसे होता है, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, और ऐसा भी सिद्ध किया कि प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सब चीज
देख लिया है, ये आपका बेसिक चीज़ था। इसके बाद हम लोगों को और भी कुछ टॉपिक पढ़ना है इससे संबंधित। इसमें आने वाले सब व्यंजक को हम लोग पूरा स्थापित कर देंगे। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।